नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे की। पीएम मोदी के यूरोप दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। जर्मनी और डेनमार्क की यात्रा समाप्त करने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जाएंगे। पीएम फ्रांस की राजधानी पेरिस में कुछ समय के लिए रुकेंगे, जहां वो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ व्यापक बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से पहले फ्रांस ने भारत को एक बड़ा झटका भी दिया है। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा से पहले फ्रांस की प्रमुख हथियार कंपनी नेवल ग्रुप ने P-75 इंडिया प्रोजेक्ट से खुद को बाहर कर लिया है। इस प्रोजेक्ट में भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियां बनाई जानी थी और इस प्रोजेक्ट के लिए 5 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और नेवल ग्रुप ने इनमें से एक है। और नेवल ग्रुप ने कहा है कि भारत प्रपोजल फॉर रिक्वेस्ट यानी कि RFP की शर्तों को पूरा नहीं करता। तो चलिए, क्या झटका दिया है ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। तो फ्रांस की प्रमुख हथियार कंपनी है नेवल ग्रुप ने P-75 जो इंडिया का प्रोजेक्ट है उससे खुद को बाहर कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियां बनाई जानी थी, लेकिन अब इससे खुद को अलग कर लिया है और प्रोजेक्ट के लिए 5 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। उनमें से एक फ्रांस की एक कंपनी नेवल ग्रुप भी थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि भारत प्रपोजल फॉर रिक्वेस्ट यानी कि RFP की शर्तों को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए कंपनी इस प्रोजेक्ट में भाग नहीं ले सकती है। तो चलिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये P-75 जो इंडिया का प्रोजेक्ट है ये आखिर है क्या। भारत में P-75 पनडुब्बियों के निर्माण का दूसरा प्रोजेक्ट है और इसमें पनडुब्बियों का निर्माण किया जाता है। नेवल ग्रुप ने यह प्रोजेक्ट मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग नाम की भारतीय कंपनी के साथ किया था और इस प्रोजेक्ट पर 2005 में फ्रांस के साथ भारत की डील हुई थी। नौसेना के समूह को तब DCNS कहा जाता था जब यह डील हुई थी। जिन 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है उनमें से 4 नौसेना में कमीशन की भी जा चुकी हैं, लेकिन अब हाथ खींचता हुआ नजर आ रहा है नेवल ग्रुप। आखिर क्या वजह है, इस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और दौरे से पहले जो ये बड़ा झटका भारत को दिया गया है, आखिर क्या कुछ वजह है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से पहले भारत को यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे के अंतिम दिन और अंतिम पड़ाव में है और अंतिम पड़ाव में फ्रांस है। बता दें कि पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति अपनी बैठक के दौरान यूक्रेन संकट समेत कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा इस बात पर भी संभव है कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की जो आकांक्षा है उसमें फ्रांस कैसे भारत का पसंदीदा साझेदार बन सकता है। इस दौरान बातचीत प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर भी संभव है। तो बेहद अहम ये मुलाकात मानी जा रही है, लेकिन मुलाकात से पहले एक बड़ा झटका भारत के लिए देखा जा रहा है P-75 को लेकर। P-75 से फ्रांस की प्रमुख हथियार बनाने वाली कंपनी नेवल ग्रुप ने खुद को अलग कर लिया है। तो नौसेना के लिए पनडुब्बी परियोजना से पीछे हटा है फ्रांस और बड़ा झटका माना जा रहा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर हैं। यूरोप दौरे के दौरान वो आज फ्रांस जाएंगे और दूसरी बार राष्ट्रपति बने इमैनुअल मैक्रों से भी वो मुलाकात करेंगे। लेकिन मोदी के फ्रांस दौरे से पहले वहां की प्रमुख हथियार कंपनी नेवल ग्रुप ने भारत को बड़ा झटका दिया। कंपनी ने घोषणा की है
कि वो भारत में 43,000 करोड़ रुपए के P75 इंडिया प्रोजेक्ट से पीछे हट रही है। प्रोजेक्ट के लिए 5 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। नेवल ग्रुप इनमें से एक है। ग्रुप ने कहा कि भारत प्रपोजल फॉर रिक्वेस्ट आरएफपी की शर्तों को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए कंपनी इस प्रोजेक्ट में भाग लेने में असमर्थ है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट 43,000 करोड़ रुपए का है, जो नए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के तहत अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत में पनडुब्बियों का निर्माण होना था और भारत की कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाना था। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार अशोक सज्जनहार जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका एफएम न्यूज में। धन्यवाद। आज यूरोप दौरे का अंतिम दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और फ्रांस में वो जाएंगे, मुलाकात करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति से। किन मायनों में इस दौरे को अहम माना जाए, किन किन विषय पर बातचीत संभव है? देखिए, फ्रांस तीसरा देश होगा जो प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। 3 दिन में 3 देशों का दौरा हो रहा है जी। ये 2022 में प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा है और उन्होंने यूरोप को चुना है। तो मतलब यूरोप भारत के जो सामरिक समीकरण है उसमें बहुत आगे उभर कर आ गया है। पहले हम देखते थे जो अमेरिका के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और देशों के साथ, रूस के साथ भी हम अपने संबंधों को और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। परंतु अब यूरोप एक बहुत ही बड़ा ऐसा हमारा साझेदार सहयोगी बनकर उभरा है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर ये निर्णय लिया जो इन 3 देशों में वो जाएंगे। और जर्मनी में गए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये उनका दौरा था, बहुत ही सफल दौरा था। वहां पर से मैं कहूंगा ये दोनों देशों में जो जर्मनी और डेनमार्क में तो उनका आज इंडिया नॉर्डिक समिट भी हो रहा है जिसमें 5 देश हैं जो नॉर्डिक देशों के, उनके सभी शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात कुछ के साथ हो गई है, कुछ के साथ अभी होने वाली है। तो इस सब में ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इस सब के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर दिया जाएगा, बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और जो भी अग्रीमेंट आई हैं, जैसे मैं अभी कहने वाला था, जो 10 बिलियन यूरो देगा जर्मनी 2030 तक, जिससे कि ग्रीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी उसको भारत में और विस्तृत किया जाए। तो चाहे वो पोर्ट्स हो, चाहे वो शिपिंग हो या और कोई भी क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सभी को ग्रीन बनाना वो बहुत ही आवश्यक है, न केवल भारत के लिए परंतु पूरी दुनिया के लिए। लेकिन उससे पहले अशोक जी, उससे पहले फ्रांस ने एक झटका भारत को दे दिया है। मैं आपको बताऊं कि P75 एक इंडिया का प्रोजेक्ट था जिसमें पनडुब्बियां बनाई जानी थी और लगभग 43,000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट था, जिसमें फ्रांस की प्रमुख हथियार बनाने वाली कंपनी नेवल ने खुद को अलग कर लिया है और वो ये कह रहा है कि भारत प्रपोजल फॉर रिक्वेस्ट की शर्तों को पूरा नहीं करता। मोदी के दौरे से ठीक पहले भारत को बड़ा झटका है। आप बता रहे हैं, और ये जो होती है ना, ये कमर्शियल, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। ये वाले होते हैं जो कि बिटवीन जिस बिजनेस के साथ उन्होंने ये टाई अप किया होगा। मेरे विचार से डिटेल्स आने दीजिएगा,
फ्रांस भारत का बहुत ही बड़ा सहयोगी और अभिन्न मित्र बनकर उभरा है। और मैं खास तौर से ये कहूंगा, जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के बीच की जो दोस्ती है, जो उनकी पर्सनल केमिस्ट्री है, जो पर्सनल रैपो है, उससे बहुत हमारे जो संबंध हैं वो आगे गए हैं। चाहे वो सामरिक तरीके से हो या सुरक्षा के तौर पर हो, या हमारा कोऑपरेशन अगर देखा जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो हो। आपको याद होगा जब मसूद अजहर को टेररिस्ट आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की बात हो रही थी, तो तब फ्रांस ने ही सबसे ज्यादा सहायता की थी, क्योंकि चीन हमेशा उसमें अड़ंगे डाल रहा था, वीटो डाल रहा था। तो मैं ये कहूंगा, जो ये अब जो ऐसे कमर्शियल कुछ डील्स हैं उसके ऊपर देखा जाएगा जो क्या उनका कहना है और हमारी क्या उसमें मत है, राय है। परंतु मैं एक दो चीजों के ऊपर अपने पूरे रिश्तों को हॉस्टेज नहीं करूंगा। और प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे विश्व नेता होंगे जो कि फ्रांस जाएंगे, और मेरे विचार से हमारे जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको बहुत आगे और जोर मिलेगा। मेरा अंतिम सवाल आपसे कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है और दिन प्रतिदिन कदम बढ़ा रहा है, तो फ्रांस कैसे भारत का पसंदीदा साझेदार इस आत्मनिर्भर बनने में हो सकता है? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अब जो ये स्वीडिश इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट्स जो आती हैं, अभी हाल में ही आई है, उन्होंने कहा है भारत सबसे ज्यादा आयात करने वाला, डिफेंस इक्विपमेंट को आयात करने वाला देश है पूरी दुनिया में। तो हम आत्मनिर्भरता की ओर हमने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं जिनको हमने कहा है जो हम आयात नहीं करेंगे, हम घर में ही इसको मैन्युफैक्चर करेंगे और इसको और फिर निर्यात करेंगे दूसरे देशों में। तो इसमें फ्रांस जो है भारत की बहुत मदद कर रहा है, जिसे कहा जाए जो को डिजाइनिंग, को प्रोडक्शन, को प्लानिंग, ये सभी कुछ साथ में हो रहा है। ये अब केवल जिसे कहा जाए बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं रह गया है, और ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है। और इसमें मेरे विचार से अब जो बातचीत होगी, इससे उसको और भी ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा शक्ति। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी वो अपने गांव में ही प्रवास पर हैं। गांव में उन्होंने लोगों से मुलाकात की। पंचूर गांव में योगी आदित्यनाथ ने गांव की पगडंडियों का भ्रमण किया। इस दौरान वो ग्रामीणों से भी मिले। पुराने लोगों को उन्होंने नाम लेकर पुकारा। बच्चों में योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ लगी रही। उन्होंने किसी को भी निराश नहीं किया। बच्चे आते रहे, उनके साथ फोटो खिंचाते रहे, उनसे आशीर्वाद लेते रहे। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि लगातार भावुक कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। और सबसे पहले दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में गांव में भ्रमण करते हुए योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। वो गांव में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बच्चे उनके पास आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। और दूसरी तस्वीर मुंडन संस्कार में योगी आदित्यनाथ अपने भाई के बेटे यानी कि अपने भतीजे के मुंडन संस्कार में वो पहुंचे हुए हैं। उन्होंने हल्दी लगाकर आशीर्वाद भी उन्हें दिया। और तस्वीर आप देखिए, बच्चे फोटो खिंचा रहे हैं, पहली तस्वीर में आशीर्वाद ले रहे हैं। गांव का भ्रमण योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, सभी से बात कर रहे हैं, पुराने लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर मुंडन संस्कार में योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं और 28 साल बाद अपनी मातृभूमि वो पहुंचे हैं।
और दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में गांव के सब लोग पहुंचे तो उनसे मुलाकात करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो बुजुर्ग महिलाएं जिनके सामने योगी आदित्यनाथ खेले, उनके सामने पढ़ाई की, वो सब उनसे मिलने पहुंचे और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए। और दूसरी तस्वीर में भी गांव के लोगों के साथ बातचीत करते हुए, परिजनों से बातचीत करते हुए। तो बेहद खास ये दौरा और बेहद खास ये तस्वीरें। और ये चार तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में माता जी के साथ बैठे हुए, दूसरी तस्वीर में पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए और बातचीत करते हुए। ये वो पल है जो एक लंबे वक्त के बाद आया। एक लंबे वक्त से जो आस थी वो कहीं जाकर अब पूरी हुई है और योगी की मां से मुलाकात बेहद खास रही। इस दौरान भावुक भी हुए, पुराने दिनों को याद किया, मां से आशीर्वाद लिया, परिवार वालों से बातचीत की। तो बेहद खास, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद योगी आदित्यनाथ अपनी मातृभूमि पहुंचे, परिवार वालों से मुलाकात की। और बेहद खास ये दौरा, बेहद खास ये तस्वीरें, बेहद खास ये मुलाकात। तो परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की। परिवार वाले खासे उत्साहित, परिजन बेहद उत्साहित और गांव वाले बेहद उत्साहित और पूरा उत्तराखंड इस वक्त उत्साहित है, क्योंकि महाराज उत्तराखंड में है और एक लंबे वक्त के बाद गए हैं। इस मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सबको खुशी हो रही है, सब मिल रहे हैं, पूरी जनता आ रखी है यहाँ, सब मिल रहे हैं, उनसे सब आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे। तो आपसे भी बात हुई होगी, क्या उन्होंने पुराने बचपन के दिनों को याद किया होगा, क्या क्या कहा? नहीं, हमसे अभी ऐसी बात कुछ नहीं हुई। अभी हम मतलब लोगों के साथ मिले, पर ये नहीं कि हम अकेले में अभी नहीं मिले। ऐसा बातचीत नहीं हुई कुछ नहीं अभी। तो क्या आप बचपन में वो यहाँ रहते थे, उसकी आपको कुछ यादें होंगी कि वो कैसे यहाँ, कुछ आपकी यादें होंगी? बचपन की यादें तो बहुत रहती हैं, वो तो अब मतलब कोई बड़ा अध्याय हो जाएगा, बुढ़ापे तक भी नहीं भूल सकता बचपन की यादें तो। या फिर तो उन्होंने हमारे साथ मतलब छोटे शहर 21 उम्र तक हमारे साथ रहे, स्कूल गए हमारे साथ, सब साथ में खाना खाया, सब तो वो यादें तो हमको पूरी रहेगी हर समय। जैसे आपको कितना गर्व महसूस होता है, जैसे वो उत्तराखंड से, इस गांव से उठकर यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री हो गए हैं, सांसद रहे हैं और पूरे मतलब देश के एक बड़े नेता के तौर पर उनकी छवि है, कैसा महसूस होता है आपको? अच्छा महसूस होता है। यूपी से जो भी आते हैं सब गुणगान गाते हैं, सब बोलते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं बना। मतलब जैसे होता है कि जो भी मंत्री बनते हैं तो अपने तक सीमित रहते हैं, वो अपने तक सीमित नहीं, न उनको अपने स्वास्थ्य की वो है फिक्र, न वो जनता की सेवा में लगे हैं। कहीं पे भी मतलब कोई कमी नहीं करी उन्होंने किसी के लिए। कहाँ तक आप देखते हैं उनको आगे, कैसा भविष्य देखते हैं आप उसको? जैसे उनका अभी कार्यकाल चल रहा है, जैसे वो अभी उनके पद्धति चल रही है, कैसा लगता है, क्या लगता है आपको कि उनका आगे कहाँ तक भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? तो भगवान की इच्छा है, वो बाकी उनकी मेहनत है, जो जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे मेहनत से तो आगे बढ़ रहे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन को आपने सुना। कल जब उत्तराखंड पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ तो बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने बिथ्याणी में जब जनसभा को संबोधित किया तो अपने गुरु, अपने माता पिता और अपने क्षेत्र को, अपने परिजनों को याद करके वो एक बार भावुक हुए और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी
जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं। और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया, मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पहली से 9वीं क्लास तक यहां पे पढ़ा था, थांगर में, चमकोट थाल में। 9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन 6 हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 5 मई से 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अमित शाह का यह पहला बंगाल दौरा है। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हाल ही में आसनसोल लोकसभा सीट के उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अब बीजेपी की नजर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। ऐसे में अमित शाह का बंगाल दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले साल मार्च अप्रैल में बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद अमित शाह का यह पहला दौरा है और तब से उपचुनाव और नगर निगम चुनावों में भी पार्टी का प्रदर्शन उल्लेखनीय नहीं रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि जो ये 2 दिवसीय दौरा है अमित शाह का, क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है। तो अमित शाह 5 मई की सुबह कोलकाता पहुंचेंगे। उत्तर 24 परगना जिले के हिंगलगंज में बीएसएफ के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। उसके बाद उत्तर 24 परगना के हरिदासपुर में एक संग्रहालय की आधारशिला भी वो रखेंगे। उसके बाद अमित शाह सिलीगुड़ी में रेलवे इंस्टीट्यूट ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उसके बाद 5 मई की शाम को दार्जिलिंग में राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होने की संभावना है। उसके बाद 6 मई को शाह कूच बिहार के 3 बीघा कॉरिडोर में बीएसएफ के कार्यक्रम में शामिल होंगे और दोपहर में कोलकाता में शीर्ष बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर उसी दिन वापस दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे।
बीजेपी ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के आम चुनाव की रणनीति बनाने के लिए जयपुर में 20-21 मई को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में संगठनात्मक परिवर्तन और तैयारियों पर चर्चा होगी। पूरे देश के बीजेपी पदाधिकारियों को इसमें बुलाया गया और बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, महासचिव और सहप्रभारी और महासचिव शामिल होंगे। में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग होनी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक में एक साल के भीतर विधानसभा चुनाव हैं और उसी के लिहाज से 20 और 21 मई को ये पार्टी की बैठक अहम मानी जा रही है और साथ ही इसमें मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए भी बातचीत होगी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल होंगे। कई राज्यों में बीजेपी संगठन और सरकार के स्तर पर बदलाव की तैयारी में है और इसी को देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।